सर प्रणाम, मेरा नाम सुधा कश्यप है। मैं सिविल कोर्ट बाराबंकी में एडवोकेट हूँ। मेरे जहन में काफ़ी समय से एक प्रश्न आ रहा था जिसे मैं संकोचवश आपसे पूछ नहीं पा रही थी, और सौभाग्य से आज मुझे अवसर मिला कि मैं आपसे इसके बारे में जानकारी लूँ। एक क्वेश्चन है सर, जो एपीओ एग्ज़ाम में 2007 में मेंस में आया है और कई बार इसे पीसीएसजे और एसजीएस में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि विशेषाधिकृत संसूचनाएं क्या हैं? पति और पत्नी किस मामले में उसे सक्षम साक्षी बनाया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है, जबकि पति या पत्नी दोनों में से कोई एक अभियुक्त हो। तो सर अगर किसी केस लॉ के साथ आप इसको विस्तार से हमें समझाइए। ठीक है बेटा, देखो मेन बात ये है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड एविडेंस का मामला है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये यूपीएससी में मेंस में पूछा गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखिए, ऐसा है कि यूपीएससी में एविडेंस एक्ट का बड़ा महत्व है। वो ये कि ये मेंस में 100 नंबर का अकेले आता है, और जबकि दूसरा जो लॉ का पेपर है उसमें 100 नंबर में आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन मिल के क्वेश्चन आता है। अब ये अकेले 100 नंबर। तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक बात और कि कभी क्वेश्चन पूछने में अपने गुरु से कोई संकोच करने की जरूरत नहीं होती। आइंदा से संकोच करिएगा नहीं। एविडेंस मेनली 2 तरह का। पहला वो है डायरेक्ट एविडेंस, और दूसरा सरकमस्टेंशियल एविडेंस। एक होता प्रत्यक्ष साक्ष्य और दूसरा होता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। जबकि एक दूसरा क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो एक हो वी कैन प्रूव एनी फैक्ट बिफोर द कोर्ट either by oral evidence or by documentary evidence. ओरल एविडेंस के बारे में सेक्शन नंबर 59 और 60 एविडेंस एक्ट में जो भी लिखा वो लिखा है, इसको आप समझने के लिए ये माने कि धारा 59 कह रहा है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं साबित करना है तो आप ऐसे तथ्य को, ऐसे फैक्ट को ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव कर सकते। कौन से फैक्ट हैं, कौन से ऑफेंसेस हैं जो ओरल एविडेंस के द्वारा साबित किया जा सकते हैं? लूट है, डकैती है, चोरी है, मारपीट है, रेप है, मर्डर है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है। ये सारे ऑफेंसेस हैं जिनको आप ओरल एविडेंस से साबित करें। लेकिन कुछ मामलों में चीटिंग का ऑफेंस जो डॉक्यूमेंट के माध्यम से होता है, फॉर्जरी, इसमें आपको डॉक्यूमेंट ही साबित करना पड़ेगा। ओरल एविडेंस से काम नहीं चलेगा। वो भी हो गया। फिर डॉक्यूमेंट के एविडेंस के 2 पार्ट हैं, एक प्राइमरी एविडेंस, दूसरा सेकेंडरी एविडेंस। और अब आते हैं
सीधे आपके क्वेश्चन पर, आपका तो इंट्रोडक्शन, आपका जो क्वेश्चन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। देखो बेटा, प्रिविलेज कम्युनिकेशन से संबंधित सेक्शन नंबर 126 एविडेंस है। यहाँ एक क्लाइंट और उसके वकील साहब के बीच की कम्युनिकेशन को प्रिविलेज किया गया है। उसी तरह सेक्शन नंबर 122 है, जहाँ पति पत्नी के बीच का कम्युनिकेशन जो ड्यूरिंग मैरिज लाइफ हुआ हो उसको प्रिविलेज किया गया। ध्यान दीजिएगा धारा पे। वो धारा कैसी है, चाहे वो पति पत्नी हो या पति पत्नी रहे हो, दोनों जगह लागू होगा। कहने का मतलब है आज भले दोनों लोगों में सेपरेशन हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, लेकिन जिस समय यह बात बताई गई थी या तो पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा, उस समय शादी एग्जिस्टेंस में थी। दोनों जगह लागू हो, चाहे आज वो वैवाहिक रिश्ता कायम है या वैवाहिक रिश्ता समाप्त हो गया। तो उसमें एक चीज कही गई कि मैरिज लाइफ के दौरान हस्बैंड ने अपनी वाइफ से या वाइफ ने अपने हस्बैंड से जो कुछ बताया हो, उसको बताने के लिए कोर्ट में उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता, और ना ही अगर वो बताना चाहे तो उसे परमिट किया जाएगा। दोनों बातें, ना तो बाध्य किया जाएगा ना परमिट किया जाएगा। नाइदर ही विल कंपेल अब नाइदर ही विल बी परमिटेड। दोनों ये क्यों किया गया और इंडियन एविडेंस एक्ट में ये बात क्यों लाई गई होगी, इस पर हमें विचार करना। और वो ये है कि क्योंकि कम से कम वाइफ अपने हस्बैंड से या हस्बैंड अपने वाइफ से तो दिल की बात कर सके, वहां तो कोई डर ना हो, इसलिए ये प्रावधान लाया गया। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। आपने अपने प्रश्न में एक बात और कही थी कि संबंध में अगर कोई केसला हो तो वो भी आप जानना चाहते। इस बात के केसला हम आपको बताते। अब वो है राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 704। ये मामला उत्तर प्रदेश, ये घटना उत्तर प्रदेश, और इस मामले में हुआ क्या था। इस मामले में जो मुलजिम है राम भरोसे, उसको मर्डर के लिए कोर्ट ऑफ सेशन में फांसी की सजा दी। मामला था एक रात राम भरोसे की पत्नी बिस्तर पे लेटी हुई करवटें बदल रही।
क्यों करवटें बदल रही है? क्योंकि उसके पति लाम भरोसे एक लूट करने गए हुए। वाइफ तो अपने हस्बैंड का मेंटेन चाहेगी ना, तो उसका संकित भी रहेगी। ये गए हैं लूट करने, पता नहीं क्या। फिलहाल सवेरे करीब 3:30 बजे देखती क्या है कि उसके हस्बैंड सीढ़ियों से उतर, उनके हस्बैंड के कपड़ों पर खून के छींटे पड़े और हाथ में एक पोटली लिए हुए। लाम भरोसे उतर के सीधे चला गया भूसे के कोठे में, जहाँ भूसा रखा जाता है गांव में, और वहां उसने कपड़े बदल कर पोटली रख कर और अपनी वाइफ के पास आया और कहा, मैंने बूढ़ा को मार दिया है, अब तुम्हारे लिए ढेर सारे जेवर लाया। और इसके बाद सवेरे वो वही धोती पहन लिया था जो पहन के गया था। सवेरे वो घर से फरार हो गए। 7:30 बजे पुलिस आई, क्योंकि मामला थाने में गया होगा। पुलिस ने तुरंत नबीज ली होगी और इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार करके पुलिस वाले लाए तो इन्होंने भूसे की कोठरी से कुछ चीजें बरामद कर। क्या बरामद कर? वो 3 जेवर बरामद करे जो चांदी के, जिसमें लच्छे थे, 6 चूड़ी, ये सारे वही ऑर्नामेंट है जो चांदी के होते हैं और जिन्हें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में औरतें पहनती हैं। और साथ में गणासा भी बरामद कराया। गणासा बेटा एक औजार होता है जिससे चारा आरा पहले काटा जाता था, अब छोटी मोटी लकड़ी काट दी जाती। उन ऑर्नामेंट पर भी ह्यूमन ब्लड के निशान पाए गए और गणासे पर भी ह्यूमन ब्लड के निशान पाए। बाद में मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट गई लूट का और साथ में 302 आई। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर वही मर्डर डकैती के साथ होता है तो एक ही धारा है, वो अलग धारा है 396 IPC, डकैती विद मर्डर। लेकिन बेटा लूट के साथ डकैती अगर की गई है, यानी कि लूट की जा रही थी, उसे में मर्डर कर दिया, लूट के साथ मर्डर, उसके लिए कोई एक धारा नहीं, उसमें 392 भी लगेगी और 302 भी लगेगी। वही इस मामले में वही हुआ। उसकी बीवी ने अपने 161 CRPC के बयानों में आईओ को बताया था ये सारी बातें, जो अभी मैं आपको बता चुका कि मैंने इनको देखा, उतर रहे थे, ये वो था, और उन्होंने ये कहा। उसका बयान कोर्ट में भी कराया गया, कोर्ट में उसने यही बात की। और हालांकि इस मामले में डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस श्रृंखलाबद्ध था।
कड़ी से कड़ी जुड़ी। कैसे? आधी रात के बाद मर्डर होना, वो जो जेवर इनके भूसे के कोठरी से बरामद है वो उसी औरत का होना, उस जेवरों पे ह्यूमन ब्लड के निशान होना, इनके धोती पे ह्यूमन ब्लड लगा रहना, ये सब क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये तो कर रहा है कि इन जेवरों का जो रिकवरी हुई इसका कनेक्शन उस मर्डर से है। इनको फांसी की सजा दी गई ट्रायल कोर्ट। लाम का भरोसा छोड़ के हाई कोर्ट इलाहाबाद के भरोसा लेने चले गए। वहां भी इनको कोई समुचित परिणाम नहीं मिला और फांसी की सजा बहाल रही। अब ये थ्रू स्पेशल लीव पेटिशन SLP ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब वहीं पर ये केस दिखाई। फरवरी 1954 में ये केस का निर्णय आया और जबकि 27 मई 1952 की ये घटना, इसमें बिना बताए कुछ चीजें जान जानी चाहिए। ये मुलजिम एको दिन जेल से बाहर नहीं रहा है, तभी तो 22 महीने में डिसीजन आ गया। ये हमेशा जेल में रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुलजिम के वकील साहब ने जो आर्गुमेंट किया वो ये था, उन्होंने क्रिमिनल अपील का जिक्र किया जो सन 52 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुई। उसमें से फैक्ट मिल रहे। वो फैक्ट ये था कि कोई औरत मारी गई थी और उसके करीब 12-13 दिन बाद वो जेवर मुलजिम के पास से बरामद हुई। नीचे से 302 में भी कन्विक्शन रहा था, लेकिन वो जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि नहीं भाई, इससे ज्यादा से ज्यादा ये मामला साबित हो रहा है कि चोरी का सामान इनके पास है, हम इनको 380 IPC में सजा दे सकते हैं, लेकिन मर्डर का कोई रिलेशन निकल नहीं रहा। राम भरोसे के वकील साहब ने उसी निर्णय को वहां प्रस्तुत किया और पायरेटी मांगी, लेकिन पायरेटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां मर्डर आज हुआ। 13 दिन बाद और 18 दिन बाद 2 किस्तों में जेवर बरामद हुए। यहाँ क्या है? आधी रात के बाद मर्डर हुआ, 7:30 बजे सवेरे के बाद वो जेवर बरामद हो गए। जेवर पे ह्यूमन ब्लड के निशान पाए गए और ये साबित हो गया कि जेवर उन्हीं का था। तो एक फर्क तो वकील साहब का फेल हो। एक बहुत जबरदस्त इन्होंने आर्गुमेंट किया, लर्नेड वकील रहे होंगे। इन्होंने वहां पे ये आर्गुमेंट किया कि देखिए साहब, ठीक है, उनकी वाइफ ने जो ये कहा वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 के अंतर्गत इनएडमिसिबल है, यानी अग्राह्य है। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उस पर उसको रिलाई करके उसको एडमिसिबल मानकर हमारे क्लाइंट को सजा दिया है, तो गलत। वो एडमिसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो मियाँ बीबी थे और मियाँ बीबी थे
तो उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो क्रिमिनल है। जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक, हम आपकी बात मान लें। जो मुलजिम ने अपनी बीवी को बताया था कि मैंने बूढ़ा को मार दिया है और तुम्हारे लिए जेवर लेके आया हूं, हम उसको इनएडमिसिबल मान लेते हैं। लेकिन उसने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, क्या देखा था कि वो 3:30 बजे के बाद वो छत पर से उतर रहा, हाथ में पोटली लिए हुए है, वो उसके कपड़ों पर खून के निशान हैं, वो भूसे की कोठरी में गया, कपड़े बदले, धोती नहीं बदला और पोटली वहीं रखी, तब आके बताया था ना। जो उसने बताया वो तो नहीं ले रहे, लेकिन जो उसने देखा वो। सेक्शन नंबर 60 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए, मस्ट बी डायरेक्ट और प्रत्यक्ष होने का अभिप्राय क्या है। अगर कोई कह रहा मैंने देखा, जैसे यहाँ औरत कह रही है साहब मैं करवटें बदल रही थी, अचानक मेरी निगाह पड़ी तो मेरे हस्बैंड धीरे धीरे उतर रहे, उसने अपनी आंखों से देखा। धारा 60 यही कह रहा है कि अगर कोई कहता है कि उसने देखा है तो उसे अपनी आंखों से देखा हुआ होना चाहिए। अगर वो कहता है कि उसने सुना है तो उसको अपने कानों से सुना हुआ है। अगर कोई कहता है उसने अनुभव किया है तो उसको अपने सेंसर से अनुभव किया गया होना चाहिए। यहाँ पर वो महिला से जो उसके हस्बैंड ने कहा था वो 122 के परिधि में आ रहा है, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा था वो रेलेवेंट भी है और एडमिसिबल भी है। तो इस प्रकार से जो 1952 वाला क्रिमिनल अपील के मुकदमे का बात उठाई थी वकील साहब ने, वो परिस्थितियां दोनों में भिन्न थी, फैक्ट भिन्न थे, इसलिए काट दिया गया। और ये फर्क इनका जो 122 एविडेंस एक्ट वाला तर्क था वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और मुलजिम को धारा 302 में फांसी की सजा बहाल रखी। मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का भी जवाब और मैं केस ला के आ चुका है। अगर कोई अन्य शंका हो तो इस संबंध में बताएं। पूछिए, घुमा दो। इसमें कोई शंका नहीं रह गई, अच्छे समझ में आ गया तो ठीक है, तो खत्म करो भाई। क्या सर इनका अपने पारिवारिक वादों में तो इनको एक दूसरे का साक्षी बनाया जा सकता है? अभी बेटा वो थोड़ी अलग है, वो 120 धारा 120 से संबंधित करता है। इसमें नीचे लिखा है ना कि वादों का अगर उनके पारिवारिक वैवाहिक वाद हैं, वो इसमें ये अगर हस्बैंड अगेंस्ट वाइफ है तब तो वो कंप्लीटेंट विटनेस है ही, चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस तरह के क्वेश्चन किए।